शुभ नाम सर? मैं ताहिर हुसैन देवड़ा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में हूँ। सर कुछ धाराएँ अब जोड़ी गई हैं, कौन-सी ये धाराएँ हैं? कितनी बड़ी ये धाराएँ होती हैं? क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने 6 महीने बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश पूरी होने के बाद में, चालान पेश करने के बाद में, 3 केसेस में अभी तक जो हमारे सामने जो आए हैं, 3 केसेस में एफआईआर नंबर 253, एफआईआर नंबर 257, ये पुलिस स्टेशन सिटी नूंह की एफआईआर हैं, और एफआईआर नंबर 401, ये पुलिस स्टेशन सदर नूंह की एफआईआर है। तो इन 3 एफआईआर्स में 6 महीने के बाद यूएपीए की धाराएं जोड़ी हैं। तो कितनी संगीन ये धाराएँ हैं? क्या दोबारा से केस चालू होगा? क्या जो ज़मानत मिल चुकी है, क्या उनको दोबारा से लिया जाएगा? क्या कहना है? ये बहुत सीरियस ऑफेंसेज हैं, और इनमें कम से कम जो सज़ा है वो लाइफ और डेथ पेनल्टी की सज़ा है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जब ये लोग करेंगे, तो जो लोग बेल आउट हो गए, उसका प्रोसीजर ये है कि उनकी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन, बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे। बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट में कोर्ट उसको, दोनों पार्टीज को सुन करके उस पर अपना ऑर्डर पास करेगी कि बेल कैंसिल की जाए या नहीं की जाए। अदरवाइज तो इनको अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस इनके इन ऑफेंस में भी, बिना कोर्ट ऑर्डर। तो सर किस तरह से क्या दोबारा केस खुल जाएगा? अभी अभी प्रोसीजर ये है कि इनकी इन्वेस्टिगेशंस कुछ पेंडिंग थी। अब जिन पेंडिंग थी, तो इन्होंने ये सेक्शंस लगा दिया है। अब जो लोग इसमें बेल आउट हो गए, उनके लिए कानून ये है कि जो लोग बेल आउट हो गए उन सेक्शंस में, मर्डर 302 में, 307 वगैरह में, उसमें ये एप्लीकेशंस लगाएंगे कैंसिलेशन ऑफ बेल की, बेल को कैंसिल कराने के लिए। और फिर कोर्ट दोनों पार्टीज को सुन करके फिर अपना फैसला करेगी कि बेल कैंसिल की जाए या नहीं की जाए। वो कोर्ट हैज एम्पावर टू पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। सर जहाँ तक बात की जाए, ये जो केस अब लगाई गई है धारा, क्या ये पहले लग सकती थी, अब लगाई है? क्या कुछ मामला है? देखिए, बहुत संगीन धाराएं हैं, और इस तरीके के ये जो केसेज हैं, ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं तब तक नहीं लगाई जा सकती तब तक कि इसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ना ली जाए, क्योंकि विद परमिशन ऑफ, ये सेंट्रल एक्ट है, और सेंट्रल एक्ट, स्टेट जो है ना, सेंट्रल एक्ट में एप्लीकेशन देगा, वहाँ पर वो अलाउ होगी, तब जा करके वो किसी पर ये ऑफेंसेस इम्पोज हो सकते हैं। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकते। पहले यानी कि इनको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन। और हमें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ये सैंक्शन भी इसमें नहीं ली है, क्योंकि ये अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ है ऑफ प्रिवेंस एक्ट, ये यूएपीए, ये बहुत हीनियस ऑफेंसेज है। और ये ज़्यादातर जो ये लगाए जाते हैं, ये वो जो अनलॉफुल एसोसिएशंस हैं, जो ऐसी जो तंजीमें हैं, जैसे सिमी एक तंजीम है, जैसे बब्बर खाल से एक तंजीम है, इस तरीके से तंजीम, जब सरकार को लगे कि भाई कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिससे देश में, देश के अंदर और देश के बाहर, वो देश के खिलाफ कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ऐसी एसोसिएशंस को वो पहले उन पर बैन लगाते हैं, और बैन लगाने के बाद में फिर यूएपीए का उस पर इम्पोज करते हैं। एक बहुत क्लियर मैं बता दूं कि यूएपीए की जो धाराएं हैं, या यूएपीए में जिस आदमी को बुक किया जाएगा, जिस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा, यूएपीए उन्हीं आदमियों के खिलाफ बनेगा जो किसी ऐसी एसोसिएशन जो सरकार ने बैन की हुई हो, अनलॉफुल एसोसिएशन जो सरकार ने बैन कर रखी हो, और वो आदमी उस एसोसिएशन के लिए काम करता हो, उस एसोसिएशन का हिस्सा हो, उस एसोसिएशन के लिए फंडिंग करता हो, उस एसोसिएशन को एक्टिविटीज करता हो, उन्हीं आदमियों पर ये ऑफेंसेस इम्पोज हो गए। अदरवाइज ये ऑफेंस इम्पोज आम आदमी पर इम्पोज नहीं हो सकते। यानी फिर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी धाराएं हैं, इन धाराओं में उसी आदमी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है जो आदमी उन एसोसिएशंस, उन संस्थाओं के सदस्य हैं, उन संस्थाओं में काम करते हैं, उन संस्थाओं में फंडिंग करते हैं, जो संस्थाएं सरकार ने बैन कर रखी हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बब्बर खाल से एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी इन्होंने एक मुस्लिम वो स्टूडेंट्स एक एसोसिएशन, वो भी इन्होंने बैन की है। तो अब बात ये रही कि
क्या यहाँ पर कोई ऐसी एसोसिएशन थी जो एसोसिएशन इस तरीके के काम कर रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी और वो फंडिंग कहीं से हो रही थी? तो अभी तक 6 महीने की जांच में या उससे पहले भी या आज तक का जो इतिहास है मेवात का, आज तक इस मेवात का कोई आदमी किसी ऐसी एसोसिएशन से कोई नहीं जुड़ा है जिस एसोसिएशन को सरकार ने बैन कर रखा हो। इन धाराओं के लगने से क्या केस कमजोर हो जाएगा या फिर क्या होगा? नहीं, देखिए 2 चीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सेक्शन लगा दिया तो हम ऐसे ही चुप बैठेंगे। ये बहुत टेक्निकल केसेज होते हैं। इन केसेज को लगाने के लिए सबसे पहले आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी पुलिस को, और सैंक्शन लेने के बाद में तब वो उसमें इम्पोज करेंगे उस पर, तब जा करके कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगी। कोर्ट तब तक किसी केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी भी आदमी के खिलाफ, किसी भी एक्यूज के खिलाफ, तब तक के सरकार से उसकी सैंक्शन ना ली गई हो। तो कोर्ट हैज नॉट empowered टू टेक एनी कॉग्निजेंस अगेंस्ट एनी पर्सन। तो इस केस में अब ये देखेंगे कि इन्होंने कोई सैंक्शन ली है भी है, नहीं भी ली है, वो फिर कोर्ट में जाएंगे, तब हम उसका देखेंगे कि भाई इस तरीके से कुछ हुआ है, इन्होंने किया है, ये नहीं किया है। आप इन केसों के वकील हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सरकार और जो मौजूदा सरकार है वो खासकर एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत लोगों में डर और भय का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से 31 तारीख को इन लोगों ने दंगा कराए और उन दंगों का जिस तरीके से खुलासा हुआ कि ये बैकफुट पे जिस तरीके से सरकार गई कि नो हिंसा मामले में कुछ केसों में यूपीए की धाराएं जोड़ी गई है। ये कौन सी धाराएं होती है, कितनी ये कैसी धाराएं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने केसों में ये लगाई गई है? देखिए, यूएपीए बहुत संगीन धारा है, चूंकि ये आम तौर पर जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उसको रोकने के लिए लगाई गई है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या देश को किसी तरह की हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्य कारित करता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगता है। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसका 1967 में ये कानून बनाया था और 2019 तक इनके 3-4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये एक संगीन धारा है और संगीन धारा के तहत अगर इसमें गिरफ्तारी होती है तो 1 साल तक मजिस्ट्रेट इसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है। और यहाँ तक कि 1 साल के बाद भी एक बोर्ड, रिवोल्यूशनरी बोर्ड होता है, वो बोर्ड को पावर होती है कि 1 साल में भी जमानत हो कि ना हो, केस उनको रेफर होता है, वो उसकी पावर को और बढ़ा देते 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ये बहुत संगीन धारा है और संगीन जुर्म के लिए लगती है। किस तरह का ये केस हो सकता है इस धाराओं को जुड़ने से? देखिए, अभी तक जो तहरीर है उसके हिसाब से यूएपीए इन केसेस में मेड आउट नहीं होती, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार ने, जिला पुलिस प्रशासन ने इस धारा को जोड़ा है उसमें एक साजिश की बू नजर आती है। क्योंकि चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव है मार्च, अप्रैल, मई, जून में, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। आम तौर पर लोगों की जबान बंद करने के लिए या किसी लीडरशिप को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए कि वो मजीद किसी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, आवाज ना उठाएं, उसकी वजह से इन धाराओं को ऐड किया गया है। और इन धाराओं से जो इस मुकदमे पे जो असर पड़ने वाला है, अभी चूंकि चालान सबमिट हो चुके हैं, 3 केसेस में इनको लगाया है, तो जिन 3 केसेस में चालान सबमिट हो चुका है उसमें अगर पुलिस चाहे तो, अब पुलिस के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाहे, दरखास्त लगाए कोर्ट को, तो किसी भी दोषी को जिसकी जमानत हो चुकी है उसको वापस उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले सकती है प्रोटेक्शन पर। और उसके तहत अगर उसको परमिशन मिल गई तो उसको यूएपीए लगाकर उसकी जमानत दोबारा करवानी पड़ेगी। और ये डिस्क्रेशन है जज को कि वो उसको जमानत दे या ना दे। और कई बार जज को भी पावर नहीं होती तो 1 साल तक जमानत लगाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा हथियार, एक बड़ा मतलब संगीन जो है धारा लगा दी है और इसमें सरकार की और पुलिस प्रशासन की बदनीयती है। मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ हमारे मतलब जो निर्दोष समाज है
उसको आवाज उठानी चाहिए और यहाँ के नेताओं को और जो विपक्ष है उनको आवाज उठानी चाहिए। और इस तरह के संगीन जुर्म की धारा लगना इलाके में एक दहशत और खौफ का जो माहौल है, और जिस तरह से हमारे पास फोन आ रहे हैं और जिस तरह से एक सुगबुगाहट है कि अब क्या होगा कैसे होगा, उस चीज के लिए लोगों को बात करने की जरूरत है यहाँ के पुलिस प्रशासन से और सरकार से। सर, जहाँ तक बात की जाए नूर इंसा को तकरीबन 6-7 महीने बीत चुके हैं, क्या ये धारा पहले लग सकती थी, क्या बाद में लगाई जाती है, क्या इसका प्रावधान है? देखिए, जिस तरह से तहरीर दी गई है और उस एफआईआर के कंटेंट्स हैं, उसमें कहीं भी इसमें यूएपीए मेड आउट नहीं होती। उसमें न पहले लगती है न अब लगती है, चूंकि उसके लिए स्पेशल तहरीर ऐसे सबूत होने चाहिए लिखित में भी, या उसके खिलाफ एविडेंस ऐसी आनी चाहिए कि इस ऐसी चीज से, यानी ऑफिशियल कोई एक्ट सीक्रेट ऐसा गायब हुआ हो, या देश को कोई किसी तरह से क्षति पहुंचने की बात हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हुआ हो, ऐसी तहरीर ऐसे कंटेंट्स उसमें डालने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन मैंने सारी एफआईआर्स को पढ़ा है, किसी भी तरह की कोई तहरीर, कोई कंटेंट्स या कोई सबूत नहीं है उनमें। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से यूएपीए इन तहरीर पर मेड आउट होती है। मुझे लगता है कि अदालत में ये मान्य नहीं होगा और इस केस का नेचर नहीं बदलेगा। जब ये यूएपीए लगकर यहाँ आएगी और चार्ज पर मैटर आएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। सर, जहाँ तक बात करें तो यहाँ के हालात और शांत इलाका, इसके बारे में किस तरह का अब यहाँ पे चल रहा है? देखिए, मेवात एक हमेशा से भाईचारा और शांति प्रिय इलाका है, अमन पसंद है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो एक कुछ शरारती तत्व आए थे बाहर से भी, और कुछ यहाँ के शरारती तत्वों ने भाईचारे को बिगाड़ने के लिए और जो नफरती राजनीति करते हैं, उन नफरती राजनीति के लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब समझदार लोग, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग सामने आए हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार ने इंटरफेयर किया है, तो मैं समझता हूं कि उस दिन से इलाके में कोई बदअमनी नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक खुराफाती आइडिया के तहत इस इलाके को निर्दोष लोगों के ऊपर यूएपीए की धारा जोड़ने की जो ये कोशिश हुई है, मैं समझता हूं कि ये बदअमनी, खौफ और दहशत फैलाने का एक नजरिया है और एक साजिश है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में अभी लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव है, और इन चुनावों के चलते जो नफरती लोग हैं, समाज को बांटने के लिए, दहशत बनाने के लिए या किसी की आवाज बंद करने के लिए ये संगीन धाराएं इन मुकदमों में जोड़ी गई हैं, ऐसा मेरा मानना है।